हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे 23 और 24 जैन 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें से दो बेस्ट इमेजेस आप देख रहे हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना है। लेकिन उससे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। डेली में 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज सेक्शन। लेकिन ये तीनों चीजें जो हैं वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही असेस कर सकते हो, और क्विज जो है वो डेली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली सेक्शन होगा, उसमें भी 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज वीकली बेसिस पे आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 तरह की पीडीएफ्स आपको मिल रही है। डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और चौथी पीडीएफ होगी पॉकेट पीडीएफ, जिसमें 2 लाइन में 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, ताकि जल्दी जल्दी में आप इसको रिवाइज कर सको। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग तरह की टॉपिक वाइज पीडीएफ दे रहे हैं, ताकि एक टॉपिक, 2 टॉपिक को अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप टॉपिक वाइज पीडीएफ से कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट हैं तो हम आपको 3 सेक्शंस देंगे, जो कि सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे। एक में डिटेल होगी, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, क्विज होगा। क्विज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन वो मंथली बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी तरह से आपको एक एग्जाम पीडीएफ मिलेगी, जिसमें जितना भी करंट अफेयर जा चुका है 2021 का, उसको रिवाइज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, और इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे, जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से एग्जामिनर बना सकता है। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपकी स्टेट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। तो इसी तरह से ये सारे करंट अफेयर आपको मिलेंगे, लेकिन इकट्ठे मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, तो डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले ईमेल आईडी के थ्रू, और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखनी है कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करें, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 2 साल का बाय करें, क्योंकि 2022 का लोगे तो बहुत कॉस्टली होगा। अभी बाय कर लोगे तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। और इसमें आपको दोनों सब्सक्रिप्शन में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, अगर आप इस कोड का यूज करेंगे ASH10 का। और इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई भी किसी भी तरह का आपको डाउट है। तो स्टार्ट करते हैं 23 और 24 जनवरी 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट में, हु इज नेम्ड एज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडियाज फर्स्ट यूथ क्लाइमेट चैंपियन। तो ये जो टाइटल है, जो क्लाइमेट चैंपियन का दिया गया है, वो किसको दिया गया है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से। और इंडिया में ऐसे पहला यूथ क्लाइमेट चैंपियन टाइटल दिया गया है, ये दिया गया है प्राजक्ता कोहली को। तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है, और यूट्यूब से फेमस हुई है प्राजक्ता कोहली, और इनको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से ये यूथ क्लाइमेट चैंपियन का टाइटल जो है वो दिया गया है। और इनको अपने काम के लिए जो है वो ये टाइटल मिला है, क्योंकि इन्होंने लोगों की मेंटल हेल्थ, आप कह सकते हो वुमेन राइट्स या गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर अपनी यूट्यूब वीडियोस के थ्रू जो है वो अलग अलग तरह के कैंपेन्स जो है वो चलाए हैं। और इनके यूट्यूब चैनल का जो नाम है वो है मोस्टली सेन। तो इसलिए आपने नाम जो है वो जरूर याद रखना है। और खास करके इन्होंने 2021 में गूगल का एक प्लेटफॉर्म जो है वो ज्वाइन किया था, google.org, जिसमें इन्होंने लाइक इकोनॉमिक इनक्वालिटीज जो औरतें फेस कर रही हैं, जो लड़कियां फेस कर रही हैं, उनको अलग अलग तरह की इकोनॉमिक सहायता जो है वो प्रदान की थी, जिनमें शकीरा का नाम भी लिया जाता है, बहुत ही फेमस सिंगर हैं। जिसमें नाओमी ओसाका का नाम लिया जाता है, बहुत फेमस प्लेयर हैं। तो उनके साथ मिलके जो है वो इन्होंने ये google.org के साथ जो है ये लाइक फाइनेंशियल हेल्प जो है वो इन औरतों की थी, जो इनक्वालिटीज का शिकार हुई थी। तो आप कह सकते हो ये पार्टनरशिप जो है वो जरूर बूस्ट करेगी यूथ पार्टिसिपेशन को, ताकि वो क्लाइमेट एक्शन या सस्टेनेबल फ्यूचर के ऊपर जो है वो काम कर सके। लेकिन ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में जरूर याद रखें, इसकी स्थापना 1965 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। लेकिन बाकी जो ऑप्शन देख रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आप अंजू बॉबी जॉर्ज का नाम देख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर। इनको वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, किसकी तरफ से दिया गया है, वर्ल्ड एथलेटिक्स की तरफ से दिया गया है। रुपेश गोयल, इनको यंग जियोस्पेटियल साइंटिस्ट का अवार्ड मिला है। यंग जियोस्पेटियल साइंटिस्ट का अवार्ड जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट है दिव्या हेगड़े,
इनको यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक अवार्ड दिया गया जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन वुमेन अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट ऑफ 2021। तो याद रखना है, यूनाइटेड नेशन वुमेन्स अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट 2021 किसको मिला है? दिव्या हेगड़े को। तो प्राजक्ता कोहली के बिना जो है वो बाकी 3 नाम भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरूर याद रखना है आपने। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ दावोस एजेंडा समिट 2022? क्योंकि दावोस जो मेन मीटिंग है वो तो मई के महीने में होनी है, लेकिन इसकी एजेंडा मीटिंग जो है वो अभी हुई है, वर्चुअल प्लेटफॉर्म के ऊपर हुई है। तो इसका थीम क्या था? थीम था द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। तो आंसर याद रखना है, क्या होगा? बी होगा। तो इंडिया की तरफ से जो है वो इसको रिप्रेजेंट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, और उन्होंने खास करके 3 चीजों के ऊपर बात की। एक तो कोविड-19 के ऊपर, एक क्लाइमेट चेंज के ऊपर, एक क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक स्पेशल P3 मूवमेंट जो है वो लॉन्च की है, लेकिन आप देख सकते हो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 5 डे ऑनलाइन दावोस एजेंडा समिट है कि हमने दावोस मेन समिट के अंदर क्या क्या डिस्कस करना है। ये 17 से लेकर 21 जनवरी के बीच में 2022 में हुई है। तो एक P3 मूवमेंट जो है वो लॉन्च किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। इसका मतलब है प्रो प्लैनेट पीपल, मतलब हमने इस तरह की कमिटमेंट्स करनी है जिसमें हमने इन्वायरमेंट को टैकल करना है, मतलब क्लाइमेट चेंज की कमिटमेंट्स को हमने पूरा करना है, और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अंडरलाइन किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि P3 मूवमेंट जो है वो इंडिया में जो हमारे इन्वायरमेंटल गोल्स हैं उसको अचीव करने में हेल्प करेगा। और यूरोपियन कमीशन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी स्पेशली एक एक्ट पास किया है जिसका नाम है यूरोपियन चिप एक्ट। तो ताकि चिप्स की जो प्रोडक्शन है वो यूरोपियन यूनियन के अंदर बढ़ाई जा सके, यूरोपियन कंट्रीज बढ़ाएं, क्योंकि आने वाले टाइम में ये माना जा रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज में जो चिप्स की डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, जिसके कारण जो है ये चिप्स एक्ट जो है वो पास किया गया है। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपना जो कार्यक्रम, जो मैंने पहले ही बताया कि जैन में होना था, अब उन्होंने मई में कर लिया। जो मेन मीटिंग होने वाली है वो 22 मई से लेके 26 मई के बीच में होगी, दावोस के अंदर होगी, स्विट्जरलैंड में ये मीटिंग होने वाली है। और साथ ही साथ आपने याद रखना है कि ये कोविड के बाद जो है, जब से कोविड स्टार्ट हुआ है तब से पहली ग्लोबल इन पर्सन मीटिंग होगी। अगर कोविड जो है वो और ना बढ़ा तो ये पोस्टपोन नहीं होगी, मई में ही इस मीटिंग को किया जाएगा। इन पर्सन होगी, मतलब वर्चुअल फॉर्मेट में नहीं होगी। और साथ ही ऑक्सफम ने एक रिपोर्ट जो है वो पेश की है जिसका नाम है इनइक्वालिटी किल्स। याद रखना इस रिपोर्ट का नाम क्या है? इनइक्वालिटी किल्स। कि इनइक्वालिटी जो है वो वर्ल्ड के अंदर बढ़ रही है, जिसके कारण हर रोज जो है वो 21,000 लोगों की डेथ हो रही है, मतलब हर 4 सेकंड में एक बंदे की जो है वो डेथ हो रही है। बहुत बड़ी बात है कि इनइक्वालिटी इस तरह से बढ़ रही है, जिसके कारण आप कह सकते हो इनइक्वालिटी से हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं मिल रही, जेंडर बेस्ड वायलेंस हो रही है मेन और वुमेन के अंदर, हंगर बेस्ड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्लाइमेट ब्रेकडाउन हो रहा है। तो ये सारी चीजें इनइक्वालिटी के कारण 21,000 लोगों की रोज जान ले रही हैं, और 4 सेकंड में एक बंदा जो है वो मर रहा है। ये ऑक्सफम की रिपोर्ट है, इनइक्वालिटी किल्स। ये रिपोर्ट का आप थोड़ा सा नाम जो है वो याद रखेंगे। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का दावोस एजेंडा, उसका थीम जो है वो द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो है वो इसको अटेंड किया वर्चुअल फॉर्मेट में। और P3 प्रो क्लाइमेट, याद रखना है, प्रो प्लैनेट पीपल के नाम से जो है वो इन्होंने इसको लॉन्च किया है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में जरूर याद रखना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो क्लॉगनी है। क्लॉगनी जो है वो स्विट्जरलैंड के अंदर। और आपने एक बात और याद रखनी है कि इसके फाउंडर कौन है? फाउंडर और करंटली एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो है वो क्लॉस शशाब हैं, SCHWAB, क्लॉस शशाब। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू अंडरगो एंड कंप्लीट द इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम? तो ऐसी पहली इंडियन कौन बन गई हैं जिन्होंने इंटरनेशनल एयर और स्पेस प्रोग्राम को कंप्लीट किया है, वहां पे अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट किया, और इस प्रोग्राम के तहत जितना भी कोर्स था वो सारा कंप्लीट किया है, और वो है जानवी दांगेती। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। कहां से बिलोंग करती हैं? आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। ये वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट से हैं और मात्र 19 साल की हैं। तो इन्होंने ये खिताब हासिल किया कि इन्होंने इंटरनेशनल और एयर स्पेस प्रोग्राम जो कि नासा का है उसको पूरा किया है। तो आप देख सकते हो वो पहले भी जो है वो एक मिशन डायरेक्टर रह चुकी हैं टीम कैनेडी की, जो कैनेडी सेंटर है USA का। तो वहां पे 16 जो लोग हैं वो अलग अलग कंट्री से चुने गए थे, जिन्होंने एक छोटा रॉकेट जो है वो लॉन्च किया था, उसको लैंड करवाया था, और ये 16 पर्सन की मिशन डायरेक्टर थी। और ये वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी है स्पेस मैजिका की। स्पेस मैजिका दोस्तों एक एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी है जो कि बच्चों के लिए और लोगों के लिए जो है वो बनाई गई थी। तो मतलब अपने आप में एक नाम तो जो है वो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन साथ में याद रखना है कि फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने इस प्रोग्राम को कंप्लीट किया है।
और आप कह सकते हो ये कैंपस एम्बेसडर भी रह चुकी हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की। और एक प्रोग्राम था जिसका नाम था स्टार स्पेस टेक्नोलॉजी एस्ट्रोनॉटिकल रॉकेटरी, जो कि इंडियन कमर्शियल एरोस्पेस फर्म थी, उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी ये बनाई गई थी। तो अपने अलग अलग तरीके से इनका नाम जो है वो याद कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन के अंदर ही दिखेगा, इसलिए आपने क्वेश्चन को ही स्लाइड से याद रख लेना है। लेकिन बाकी जो आप नाम देख रहे हो एबीसी ऑप्शन के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। लाइक वी प्रवीण राव का नाम देख रहे हो, इनको रिसेंटली एमएस स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया है। एमएस स्वामीनाथन अवार्ड 2017 से 19 का अवार्ड दिया गया है। राजाचेरी, इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया था कमांडर स्पेस एक्स का एक मिशन था जिसका नाम था क्रू 3, उसका जो है वो इनको कमांडर अपॉइंट किया गया था। और ये क्रू 3 मिशन जो है वो आप कह सकते हो नासा का और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर जो है वो इसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट है रंजीत कुमार को नासा का डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल दिया गया था। नासा का डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल दिया गया था 2020 का। याद रख सकते हैं, थोड़ा सा पुराना है ये क्वेश्चन, लेकिन आप फिर भी इसको नाम को एक बार पढ़ जरूर लें। नेक्स्ट आते हैं अगले सेक्शन के ऊपर। अगला सेक्शन है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी के अभी। और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। और क्वेश्चन क्या है, Which word is declared as the children word of the year 2021 by Oxford University Press? या आप कह सकते हो OUP, इस तरह से भी एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो ऑक्सफोर्ड चिल्ड्रन लैंग्वेज की तरफ से एक एनुअल रिपोर्ट दी गई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के नाम से, और उसमें एंजाइटी वर्ड को जो है वो डिक्लेयर किया गया है कि चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 ये होगा। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस रिपोर्ट के अंदर बच्चों की एंगेजमेंट को ध्यान में रख के दिया गया है। बच्चे जो है वो अलग अलग तरह के टॉपिक्स जो है वो देखते हैं, उसके ऊपर सर्च करते हैं, जैसे पॉलिटिक्स, क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर टू बुक्स, फिल्म्स, म्यूजिक, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स और सेलिब्रिटीज। तो उनमें देख के जो है वो इसको सर्च के आधार पे जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ड को डिसाइड किया है। अगर आप देखोगे टोटल 5 वर्ड जो हैं वो बच्चों ने टॉप सर्च में लिए हैं, जो डिक्शनरी के थ्रू सर्च किए गए। एक तो एंजाइटी था, एक चैलेंजिंग था, एक आइसोलेट था, वेल बीइंग और रेजिलियंस। तो ये टॉप 5 वर्ड्स हैं, लेकिन उसमें टॉप पे कौन सा था, एंजाइटी। और ये जो आप कह सकते हो ऑक्सफोर्ड प्रेस हमारे पास है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, उन्होंने पहले भी जो है वो वर्ड्स डिक्लेयर किए हैं। जैसे 2020 में कोरोना वायरस को डिक्लेयर किया, 2019 में ब्रेक्सिट को डिक्लेयर किया, 2018 में प्लास्टिक, ट्रंप को 2017 में रेफ्यूजी, 2016। तो इस तरह से जो है वो ये वर्ड हर साल जो है वो डिक्लेयर करते हैं। लेकिन बाकी जो देख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वैक्स आप देख रहे हो, ये ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर है 2021 का। एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन, डिजिटल टोकन जिसको हम कहते हैं, आप डिजिटली जो है वो किसी भी चीज के राइट्स ले सकते हैं। तो कॉलिंस डिक्शनरी का 2021 का वर्ड है ये। नेक्स्ट वैक्सीन जो है वो मैरियम वेबस्टर का डिक्शनरी का 2021 का वर्ड है। तो इस तरह से तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी कंट्री ने आर्टिफिशियल मून जो है वो बनाया है, ताकि जो मून के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं, लाइक मून में हम रह सकते हैं, वहां पे ग्रेविटी से हम जो है वो कितनी चीजें स्टैब्लिश कर सकते हैं, ये सारे आप टेस्ट जो है वो इस आर्टिफिशियल मून में धरती के ऊपर ही कर सकते हो। तो जितना भी एक्सप्लोर करना है वहां पे हम धरती के ऊपर ही उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये कंट्री कौन सी है, चाइना। तो आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। तो आप देख सकते हो ये रिसर्च फैसिलिटी जो है एक वैल्यूएबल रिसर्च सेंटर बन जाएगा। जितनी भी आप एक्टिविटीज करना चाहते हो मून के ऊपर, वो सारी की सारी यहाँ पे टेस्ट करके देख सकते हो धरती के ऊपर ही। तो चाइना ने ऐसा करके दिखाया है, और इन्होंने आर्टिफिशियल मून जो है वो यहाँ पे तैयार की है। उसमें ग्रेविटी भी वहीं लिखी हुई है, क्योंकि 1/6 ऑफ अर्थ ग्रेविटी है दोस्तों मून के ऊपर, तो उसी ग्रेविटी के ऊपर ये काम करेगा। कहाँ पे लोकेटेड है, ये चाइना की जियांगसू प्रोविंस के अंदर है। एग्जैक्ट जगह जो है वो सोजहू है। तो एक लो ग्रेविटी इन्वायरमेंट चैम्बर्स जो हैं वो बनाए गए हैं, और मैग्नेटिज्म की टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो इसको किया जाएगा। और ये वैक्यूम चैम्बर्स हैं जो कि मिनी मून के नाम से जाने जाएंगे, जो कि 2 फीट या 60 सेंटीमीटर के डायमीटर में होंगे। और आप कह सकते हो इस चैम्बर के अंदर जो है वो पत्थर रखे गए हैं, मिट्टी रखी गई है, ताकि ल्यूनर सरफेस मतलब जो चंद्रमा का सरफेस है बिल्कुल वैसा ही जो है वो बनाया जा सके। और ऐसा पहली बार पूरे वर्ल्ड के अंदर किया गया है। और लो ग्रेविटी कंडीशंस जो है वो रखी गई हैं, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि अर्थ की ग्रेविटी से 1/6 ग्रेविटी जो है वो बेसिकली किसकी है, चंद्रमा की है। और चाइना ने एक और बात डिक्लेयर की है कि हम जो चंद्रमा का साउथ पोल है, जो चंद्रमा का साउथ पोल है, वहां पे जो है वो एक रिसर्च सेंटर बनाएंगे 2029 तक। ये चाइना ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है। और 1/6 मैग्नेटिक आप कह सकते हो कि ग्रेविटी, वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और एक आर्टिफिशियल सन, इसके बारे में भी याद रख लें, आर्टिफिशियल सन भी जो है वो चाइना ने बनाया है।
और ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के थ्रू जो है वो क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। तो उसके ऊपर भी चाइना जो है वो रिसर्च कर रहा है। तो चाहे आर्टिफिशियल सन से रिलेटेड आ गया, चाहे आर्टिफिशियल मून से रिलेटेड आ जाए, तो आंसर हमारे पास क्या होगा? चाइना होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, ग्लोबल टाइगर समिट 2022 जो है वो कहां पे हुई है? तो याद रखना है, ग्लोबल टाइगर समिट जो है वो अभी हुई नहीं है, होने वाली है। तो ये रशिया में होगी। रशिया में बहुत ही फार ईस्ट एरिया है जिसका नाम है व्लादिवोस्तोक, वहां पे इस मीटिंग को किया जाएगा। तो ये आंसर होगा इसका बी होगा। तो आप देख सकते हो इंडिया में भी एक आप कह सकते हो कि मीटिंग हुई है जो कि 4th एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, जिसको भूपेंद्र यादव जी ने जो है वो अटेंड भी किया, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैं। तो उन्होंने यहाँ पे टाइगर कंजर्वेशन के ऊपर बात भी की है, क्योंकि ये टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड ही मीटिंग थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइगर रेंज कंट्रीज, ये याद रखना है, वो कंट्रीज जिसमें हम जो है जहाँ पे आप कह सकते हो कि टाइगर्स जो है वो अवेलेबल हैं, या वो कंट्रीज जहाँ पे हम टाइगर्स को री इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब उन कंट्रीज की मदद से, लाइक इंडिया जो है वो अपने यहाँ से टाइगर्स किसी और कंट्री में कुछ भेजे, तो हम दोबारा से जो है वो टाइगर्स जो है वो रीलोकेट कर सकते हैं। तो ये भी इंडिया ने बात की है और कहा भी है कि हम ग्लोबल टाइगर समिट के अंदर इसको दोबारा से उठाएंगे, जो कि रशिया के अंदर होगी। और इंडिया ने जो है वो टाइगर की पॉपुलेशन को डबल किया है 2018 तक ही, जबकि इसका टारगेट था 2022 तक करना है। तो इंडिया ने इस टारगेट को पहले ही अचीव कर लिया है। और इंडिया नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो कुछ गाइडलाइंस लेके आएगी, जिसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के नाम से जाना जाएगा। और टाइगर्स को री इंट्रोड्यूस करना है टाइगर रेंज कंट्रीज के अंदर। ये बहुत ही बड़ी बात है कि इंडिया इस इनिशिएटिव को आगे लेके जा रहा है कि और कंट्रीज में हम टाइगर्स को रिलोकेट कर सकते हैं। और रिसेंटली इंडिया के 14 टाइगर रिजर्व जो हैं वो एक लिस्ट में ऐड किए गए हैं। उस लिस्ट या अक्रेडिटेशन को क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल कंजर्वेशन एश्योर एंड टाइगर स्टैंडर्ड्स। तो ये CATS, कंजर्वेशन एश्योर टाइगर स्टैंडर्ड, मतलब कौन सी कंडीशन में टाइगर को रखा जाना चाहिए, क्या उनको खाना जो है वो मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक गाइडलाइंस के थ्रू बताई जाती हैं। और वो 14 टाइगर रिजर्व, जैसे मानस टाइगर रिजर्व है असम के अंदर, काजीरंगा टाइगर रिजर्व है असम के अंदर, ओरांग है असम के अंदर, सतपुरा है मध्य प्रदेश के अंदर। तो इस तरह के 14 टाइगर रिजर्व को इसके अंदर लिस्ट जो है वो किया गया है। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक तो हमारे मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव जी, और एक मीटिंग होनी है ग्लोबल टाइगर समिट मीटिंग, वो कहाँ पे होनी है? व्लादिवोस्तोक के अंदर। अगला आते हैं क्वेश्चन, कॉमन सर्विस सेंटर ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है, मोबाइल एप्लीकेशन, ताकि वोकेशनल ट्रेनिंग मिल सके, वोकेशनल एजुकेशन दी जा सके और स्किल इन्हेंसमेंट की जा सके, खास करके कौन से एरिया में? रूरल एरिया में, क्योंकि ये कॉमन सर्विस सेंटर कहाँ पे होते हैं? रूरल एरियाज में। तो इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? योग्यता। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी होगा। तो योग्यता एप्लीकेशन को यूज करके जो है वो वोकेशनल एजुकेशन दी जा सकती है और स्किल्स इंप्रूव की जा सकती हैं रूरल एरिया में जो लोग रह रहे हैं, जो यूथ रह रहा है, ताकि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ सके, उनको नौकरी जो है वो मिल सके, उनको रोजगार जो है वो अलग अलग तरह से मिल सके। तो आप देख सकते हो योग्यता ऐप जो है वो रूरल एरिया में या रिमोट एरियाज में पहुंचाई जाएगी, ताकि लोगों को स्किल डेवलपमेंट के थ्रू जो है वो एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाई जा सके, उनको कोर्सेज करवाए जा सके अलग अलग से, जिसमें साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन या 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड कोर्स होंगे। उनको करवा के हम जो है वो उनको और रोजगार जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें जो है इंडस्ट्री बेस्ड स्किल्स भी दी जाएंगी, ताकि MSME में भी उनको काम जो है वो मिल सके, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस में काम मिल सके। और जो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स होंगे, जो कि कॉमन सर्विस सेंटर की जितनी भी सुविधाएं हैं वो सारी की सारी पहुंचाते हैं, वो इस एप्लीकेशन को रूरल एरिया तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है कि कॉमन सर्विस सेंटर एक्चुअल में है क्या? कॉमन सर्विस सेंटर जो है वो सरकार के द्वारा बनाए गए एक फिजिकल रूरल एरिया में एक सेंटर होते हैं, जिसमें सरकार की जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो ई-गवर्नेंस के माध्यम के थ्रू जो है वो लोगों तक पहुंचाई जाती है, मतलब ऑनलाइन लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक इनिशिएटिव था। तो इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बाकी जो 3 ऐप या पोर्टल आप देख रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देख रहे हो माई गवर्नमेंट मेरी सरकार, ये उत्तर प्रदेश का एक इनिशिएटिव था, जिसमें लोगों से फीडबैक लेनी थी कि हमारा जितना भी काम चल रहा है वो सही चल रहा है, और जितने भी गवर्नमेंट के ट्रेनिंग्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सही तरह से काम कर रहे हैं या नहीं, लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, ठीक की जा रही है। और साथ ही साथ आप कह सकते हो इसमें गवर्नमेंट स्कीम्स कौन कौन सी चल रही है सरकार की, वो भी लोगों को बताया जाएगा। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर दक्ष पोर्टल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की तरफ से चलाया गया था। इसमें जो गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं या इंस्टीट्यूशन है, उनके बारे में जानकारी मिलती है, ताकि लोग जो है वो ट्रेनिंग ले सकें और इस स्कीम के बारे में जान सकें।
नेक्स्ट युक्तधारा पोर्टल है। युक्तधारा पोर्टल जो है वो रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज की तरफ से चलाया गया था। इसका मेन मकसद था कि जो एमजी नरेगा के एसेट्स हैं, एमजी नरेगा के एसेट्स हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के एसेट्स हैं, जैसे पॉन्ड्स हैं, डैम है, रोड्स हैं, प्लेग्राउंड्स हैं, रिमोट सेंसिंग और ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू जो है वो ऐड कर सके। मतलब एक जगह पे जितने भी एमजी नरेगा के एसेट्स हैं वो आपको मिल जाएं, वो कौन सी एप्लीकेशन होगी, युक्तधारा होगी। तो ये सारी की सारी आप एक बार पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं, सुन सकते हैं इसको, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। अगला आते हैं, रिनाउंड इंडियन प्लेयर ऑफ विच गेम सुभाष भौमिक पास्ट अवे। उनका देहांत हो गया। बहुत ही फेमस प्लेयर भी रह चुके हैं और कोच भी रह चुके हैं। कौन सी गेम के? फुटबॉल के। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। और ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करते थे? ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे। याद रखना है, स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और एशियन गेम के मेडलिस्ट, बहुत ही फेमस फुटबॉलर सुभाष भौमिक, उनका देहांत हो गया है। 71 ईयर्स ओल्ड थे, इनका देहांत हो गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंटली आपने नाम याद रखना है। इन्होंने 2 फुटबॉल क्लब्स को जो है वो आप कह सकते हो रिप्रेजेंट किया है। एक है ईस्ट बंगाल फुटबॉल कप, एक बहुत ही फेमस मोहन बगान एथलेटिक क्लब। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और 1970 में इन्होंने एशियन गेम्स में जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता था उसके एक मेंबर भी रह चुके हैं, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 1974 की जो एशियन गेम्स हुई थी उसमें भी इंडियन टीम का एक हिस्सा थे। इन्होंने जो ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब है इसको कोच भी किया है, और इसने एशियान कप भी जो है वो जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट है जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है नाम सुभाष भौमिक। प्रोफेशन क्या था? फुटबॉलर थे, प्लेयर भी थे, कोच भी रह चुके हैं और वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, कौन सी टीम ने जो है वो 9th नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप जो है वो 2022 की जीती है? तो आइस हॉकी चैंपियनशिप है तो किसी हिली स्टेट में होगी, तो इतना याद रखना है। ये हुई है दोस्तों काजा में। काजा कहाँ पे है? लाहौल एंड स्पीति। लाहौल एंड स्पीति कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। तो पहले तो ये याद रखना है कहाँ पे हुआ है। और ये 9th नेशनल वुमेन आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है लद्दाख की वुमेन टीम ने। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे चैंपियनशिप जो है आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई है। कहाँ पे हुई है? काजा में हुई है, लाहौल स्पीति में, हिमाचल प्रदेश के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 15 से लेकर 21 जनवरी के बीच में खेली गई है। और इसमें हराया किसने किसको है? लद्दाख जीता है, तो हराया जो है वो चंडीगढ़ को है। तो आप देख सकते हो रनर अप टीम जो है वो कौन सी है? चंडीगढ़ है। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें और भी टीम्स थी, दिल्ली था इसमें, हिमाचल प्रदेश था इसमें, चंडीगढ़ था, तेलंगाना था, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस भी थी इसमें। ये भी याद रख सकते हो, ये भी एक टीम है आइस हॉकी की। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक ने प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट नाम से एक स्कीम चलाई है? इस वर्ड को याद रखें, प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट, और ये चलाई है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। तो आंसर क्या होगा? ए होगा। जो नॉर्मल एफडीज हैं उससे आपको 15 बेसिस पॉइंट जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब 0.15% जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट आपको इस प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर दिया जाएगा। क्योंकि अगर आम एफडीज आप देखोगे 990 दिन की, अगर 990 डेज की अगर एफडी है तो उसमें आपको 6.75% इंटरेस्ट मिलेगा नॉर्मल एफडी के ऊपर, और अगर सीनियर सिटीजन है तो आपको 7.50% इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन अगर प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट लेते हो तो 990 डेज वाली एफडी में आपको 6.90% मिलेगा, 0.15% ज़्यादा, और 7.65% मिलेगा सीनियर सिटीजन के अंदर। तो इसमें आपको इंटरेस्ट जो है वो मंथली, क्वार्टरली या जब मेच्योरिटी होगी तब मिलेगा। लेकिन ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से लॉन्च की गई। ये बैंकिंग के स्टूडेंट जरूर याद रखेंगे, लेकिन इसमें एक नेगेटिव पॉइंट क्या है कि ये नॉन कॉलेबल डिपॉजिट है, मतलब आप इसको थोड़ी सी अमाउंट भी या प्री मेच्योर विड्रॉल जो है वो इसमें नहीं ले सकते, आप बीच में पैसा जो है वो नहीं निकाल सकते। इसमें मिनिमम अमाउंट 20 लाख है, मैक्सिमम जो है वो 2 करोड़ रुपए है, लेकिन 1 साल से लेकर 5 साल के बीच में आपको टेन्योर जो है वो मिल जाएगा इसके अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद क्या रखना है इसमें, प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसकी स्थापना 2017 में की गई थी। इसके एमडी और सीईओ कौन है? इतरा देविस। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में, जो कि कहाँ पे है? कर्नाटका में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा ने एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि हम एक डैम बनाएंगे, और एक रिवर है वहां पे सरस्वती रिवर, उसको हमने दोबारा से क्या करना है? रिवाइव करना है, दोबारा से हमने उसको लेके आना है। कहीं ना कहीं से हम नीचे से खोद के जो है उस पानी के सबूत जो है वो मिले हैं, तो कहीं ना कहीं से हम उसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे। और आप कह सकते हो कि ये डैम का नाम है आदि बादरी डैम, जो कि यमुनानगर एरिया में स्थित है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश हरियाणा टू रिवाइव सरस्वती रिवर, उस रिवर के पानी को जो है वो निकालना है। तो ये आदि बादरी डैम जो है वो 77 एकड़ में बनाया जाएगा, हिमाचल के पास आदि बादरी एरिया में, यमुनानगर में। यमुनानगर कहाँ पे है? हरियाणा के अंदर। और सरस्वती के पानी को निकालना है। इसमें टोटल 215 करोड़ रुपया जो है वो खर्च किया जाएगा।
और इसमें इंश्योर किया जाएगा कि 20 क्यूबिक सेकंड वाटर जो है वो सरस्वती का निकाला जा सके पूरे साल के अंदर। तो ये बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो इसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, और पूरा फंड जो प्रोवाइड कर रहा है वो हरियाणा सरकार की तरफ से इसको फंडिंग जो है वो दी जा रही है। और इसमें हरियाणा की जो ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट्स है वो भी पूरी होंगी, साथ में इरिगेशन फैसिलिटी है, वो भी पानी की जो डिमांड है वो भी यहाँ पे पूरी होगी। और सरस्वती जो है वो आदि बादरी एरिया से ही जो है वो स्टार्ट होती है, आदि बद्री भी कह सकते हो इसको, आदि बद्री एरिया से स्टार्ट होती है, जो कि एक आर्कोलॉजिकल साइट है जो कि 40 किलोमीटर दूर है यमुनानगर के पास से, हरियाणा में, और शिवालिक हिल्स के बिल्कुल जो है वो पास है ये साइट। और इसको जो है वो एक धार्मिक स्थल बनाने की भी कोशिश की जा रही है, ताकि लोगों का आना जो है वो यहाँ पे स्टार्ट किया जाए। और सरस्वती रिवर जो है वो 5,000 साल पुरानी जो है वो एक रिवर है, जो इससे पहले एग्जिस्ट करती थी, लेकिन डिसअपियर हो गई, खत्म हो गई आप कह सकते हो। आप कह सकते हो अर्थक्वेक्स बहुत ज़्यादा आए, या यहाँ पे जो है वो डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा होनी स्टार्ट होगी, जिसके कारण यहाँ पे पानी जो है वो सरस्वती का खत्म हो गया। तो इसलिए माना जाता है कि इसको दोबारा से रिवाइव करना है, इसको दोबारा से लेके आना है, तो आदि बादरी डैम जो है वो यहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है हरियाणा में। हरियाणा के बारे में याद रखेंगे, चीफ मिनिस्टर जो है वो बंडारू दत्तात्रेय हैं, और हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है, हमारे पास मनोहर लाल खट्टर जी, मनोहर लाल खट्टर जी। और हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर याद रखेंगे जयराम ठाकुर जी, और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश आर्लेकर जी, जगदीश आर्लेकर। बहुत इंपॉर्टेंट है जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस पोर्टल का नाम बताना है जो कि लॉन्च किया गया है, ताकि कोल सेक्टर के जो मेन इंडिकेटर्स हैं वो ऑनलाइन चेक किए जा सकें कि कितना कोल जो है वो पैदा हुआ है, कहाँ कहाँ पे कोल प्रोडक्शन हो रही है, कोल की जो टाइप्स हैं, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है, एंथ्रासाइट है या पीट है, इसके बारे में पता लग सके कि कौन सा कोल जो है वो निकल रहा है, स्कीम्स कौन कौन सी कोल सेक्टर के अंदर चल रही है, ये सारी जानकारी आपको एक ही पोर्टल में मिल जाएगी। इस पोर्टल का नाम है कोयला दर्पण। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। तो आपने क्वेश्चन को स्लाइड से ही याद रखना है कि कोल सेक्टर की जितनी भी इंडिकेटर्स हैं उनको देखने के लिए कोयला दर्पण पोर्टल के ऊपर आप लॉगिन करें। उसके बाद जो है वो आप देख सकते हो ये सारी इंफॉर्मेशन कि कोल का प्राइस क्या है, कोल माइंस कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ पे कोल एलोकेशन हुई है, ये सारी चीज़ें जो है वो आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक पोर्टल कोयला दर्पण, जो कि कोल सेक्टर के मेन इंडिकेटर्स को बताएगा। और ये पब्लिक की आउटरीच, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने इस वेबसाइट को लॉन्च किया है। लेकिन बाकी जो पोर्टल देख रहे हो ये भी एक टाइम पीरियड पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार पढ़ जरूर लें। जैसे अनाम्या पोर्टल है, ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से लॉन्च किया गया था, और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से लॉन्च किया गया था, ताकि ट्राइबल कम्युनिटीज़ का जो हेल्थ स्टेटस है वो हम जान सकें और सरकार तक पहुंचा सकें कि कौन सी जो है वो बीमारियां जो है वो ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज़ में होती है, और किस तरह से उनको ठीक जो है वो किया जा सकता है। तो हेल्थ स्टेटस जानने के लिए ट्राइबल कम्युनिटीज़ का इस अनाम्या पोर्टल का लॉन्च किया गया था। एक है हमारे पास सेज पोर्टल। सेज जो है वो सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन है, सीनियर केयर एज ग्रोथिंग इंजन। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया था, और इस पोर्टल के अंदर जो है वो जितने भी एल्डरली केयर प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी एल्डरली केयर प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज हैं जो कि स्टार्टअप्स के द्वारा दी जाती हैं, वो इसके अंदर बताई जाएंगी। नेक्स्ट है सत्यभामा। सत्यभामा पोर्टल जो है वो कोल और माइंस की तरफ से ही स्टार्ट किया गया था, और ये रिसर्च और डेवलपमेंट जो माइनिंग और मिनरल्स के अंदर हमने करनी है उसके बारे में ये बताता है। तो ये सारे पोर्टल्स एक बार पढ़ जरूर लें। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। आप पिक्चर से इस क्वेश्चन को करोगे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो सोम प्रकाश जी हैं, उन्होंने एक पोर्टल और लॉन्च किया है। ये एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है स्पाइस एक्सपोर्ट करने के लिए, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम मसाले जो हैं वो हम इंडिया से एक्सपोर्ट कर सके, और इस वेबसाइट का नाम है spiceexchangeindia.com। तो आप देख सकते हो spiceexchangeindia.com जो है वो लॉन्च की गई है। ये एक कोची में सेमिनार हुआ था केरला के अंदर, तो वहीं पे जो है वो इसका उद्घाटन किया गया, और ये स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से किया गया। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3D वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, जो कि स्पाइस बायर्स को, मतलब मसाले जो खरीदना चाहते हैं उनको कनेक्ट करता है, जो बेचना चाहते हैं, मतलब जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और जो खरीदना चाहते हैं उनको आपस में कनेक्ट करता है। इवन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसमें अगर सेलर और बायर के बीच में कोई वर्चुअल मीटिंग भी होनी होती है तो वो भी इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अरेंज कर सकते हो। मतलब कह सकते हो बायर और सेलर को कनेक्ट करता है, और इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो मसालों के अंदर बढ़ाया जा सकता है। तो नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो है वो इसके अंदर बढ़ सकती है मसालों के सेक्टर में, और टेक्नोलॉजी की मदद जो है वो लेके हम इसको और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी भी इंडिया से 225 अलग अलग तरह के जो मसाले हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं 180 कंट्रीज के अंदर। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सबसे पहले मसाले ही जो है वो इंडिया में यूनिक हैं, जो कि सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में आपको मिलते हैं, केरला में।
और स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ पे है, कोची केरला के अंदर, कोची केरला में। नेक्स्ट आते हैं यूपिटर लाइक प्लैनेट। एक यूपिटर लाइक प्लैनेट मिला है जिसका नाम है TOI 2180b, जो कि नासा के सिटीजन साइंटिस्ट की तरफ से स्पॉट किया गया और उस सिटीजन साइंटिस्ट का नाम है टॉम जैकब्स, USA से। उन्होंने डिस्कवर किया एक नया गैशियस प्लैनेट, गैस से बना हुआ, यूपिटर जैसा ही है, TOI 2180b। और ये नासा का जो ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट है उसके थ्रू देखा गया है, मतलब इसको टेस्ट कहा जाता है, ये नासा का एक प्लेटफॉर्म है। तो ये 379 लाइट ईयर अवे है और साथ ही साथ 261 डेज जो है वो अपना टाइम लेता है अपने ऑर्बिट को पूरा करने के लिए। तो आप कह सकते हो कि ये यूपिटर से 3 गुना जो है वो ज़्यादा बड़ा माना जाता है, लेकिन इसका डायमीटर जो है वो यूपिटर जितना ही है, मतलब आप कह सकते हो ये बहुत ज़्यादा घना है, बहुत ज़्यादा डेंस है यूपिटर से। और इसका एवरेज टेम्परेचर 170 डिग्री फ़ारेनहीट है, मतलब आप कह सकते हो जो अर्थ के ऊपर रूम टेम्परेचर है उससे भी गर्म रहता है। और ये जो टेस्ट प्लेटफॉर्म है ये नासा का ही प्लेटफॉर्म है और नासा का एक एस्ट्रोफिजिक्स एक्सप्लोरर मिशन है, आप कह सकते हो, जो कि एक यूनिवर्सिटी या एक इंस्टीट्यूट जिसको कहते हैं MIT, मैसेच्यूसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वही इसको मैनेज करता है। तो एक है PHA 1994 PC1 जो है वो अर्थ के पास से गुजर चुका है। पहले खतरा था कि टकरा सकता है और बहुत बड़ा खतरा जो है जो हो सकता है पूरी अर्थ के ऊपर, लेकिन ये पोटेंशियली हैजार्डस एस्ट्रॉयड, जो कि एक आप कह सकते हो कि स्मॉल प्लैनेट टाइप स्ट्रक्चर था और ये अर्थ के बिल्कुल पास से गुजरा, ये माना जाता है 18 जनवरी को। और 1.2 बिलियन माइल्स मतलब 1.93 बिलियन किलोमीटर जो है वो दूर से निकला है। और आप कह सकते हो कितना डिस्टेंस, जितना चंद्रमा और धरती का 5 गुना से ज़्यादा डिस्टेंस जो है उससे दूर गुजरा है। तो एक मेगा डिजास्टर इसको, मतलब साइंटिस्ट जो मानते हैं कि बहुत क्लोजली जो है वो पास हुआ है, तो इसको मेगा डिजास्टर होते होते जो है वो बच चुका है। तो एक सिंपल है, याद रख सकते हो, एक आपके लिए इंफॉर्मेशन है। अगला आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, किसने एक रिपोर्ट रिलीज की है बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। तो बहुत ही सिंपल रिपोर्ट है, नाम याद रखेंगे, और इस रिपोर्ट को रिलीज किया है नीति आयोग ने। आंसर क्या होगा, ए। लेकिन केवल नीति आयोग ने नहीं, इसको रॉकेट माउंटेन इंस्टीट्यूट की तरफ से भी जो है वो रिलीज किया गया है। तो दोनों ने मिलकर इसको रिलीज किया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। और इसकी कैप्शन क्या है, ए ब्लू प्रिंट फॉर इंक्लूजन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो बहुत ही सिंपल हो गया कि इसके रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आप कह सकते हो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर इंक्लूड कर ले, ये RBI से कहा गया है, ताकि इनको भी लोन मिल सके और हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो हम कह सकते हैं कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो डेवलपमेंट है, बैटरी स्टोरेज सिस्टम है, उसको इंडिया के अंदर बढ़ाया जा सके। और जो इंडिया ने टारगेट्स रखे हुए हैं डीकार्बनाइजेशन का, कि हमने कार्बन को कम से कम एमिट करना है, कम से कम छोड़ना है, खास करके ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर, उसको हम पूरा कर सकें। और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के बारे में याद रख लें, इसका ग्लोबल हेडक्वार्टर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। अगला आते हैं, पिक्चर से करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट सेक्शन में। इसरो टेस्ट लिक्विड इंजन फॉर गगनयान मिशन टू चेक इंजन फंक्शन। और इस इंजन का नाम है विकास इंजन। इसका टेस्ट जो है वो किया गया है रिसेंटली, और इसका टेस्ट जो है महेंद्रगिरी तमिलनाडु के अंदर किया गया और 25 सेकंड तक ये बहुत ही अच्छे से इसने काम किया। 3 और टेस्ट होने हैं टोटल 75 सेकंड्स के, उसके बाद एक बड़ा टेस्ट होगा, उसके बाद जो है वो आप कह सकते हो इस इंजन को जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। रिसेंटली क्रायोजेनिक इंजन का भी जो है वो टेस्ट किया गया था, अभी उसके भी टेस्ट पेंडिंग है, क्योंकि 2023 में हमने जो है वो एक क्रूड मिशन जो है वो लॉन्च करना है, गगनयान। ये फर्स्ट क्रू मिशन होगा जो इंडिया की तरफ से 4 एस्ट्रोनॉट जो है वो भेजे जाएंगे और 4 एस्ट्रोनॉट जो है वो रशिया की तरफ से ट्रेनिंग जो है वो ले रहे हैं। तो याद रखना है 2023 में गगनयान मिशन को लॉन्च किया जाएगा। अब आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट में, जिसमें पहला है प्राजक्ता कोहली को UNDP का फर्स्ट यूथ क्लाइमेट चैंपियन जो है वो डिक्लेयर किया गया, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने प्लेटिना फिक्स डिपॉजिट स्कीम को लॉन्च किया, ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें 0.15% इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक जो है वो इन्वेस्ट करेगा $150 मिलियन, जो कि डाटा सेंटर्स एशिया के अंदर जो है वो डेवलप करने में हेल्प करेगा। तो आप कह सकते हो ये पहला एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का डाटा प्रोजेक्ट है जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहा है। और एशिया पैसिफिक एरिया में जो डाटा जो है फास्ट डाटा जो है सेंटर्स बढ़ रहे हैं, तो उसके कारण जो है वो इसमें इन्वेस्टिंग ये कर रहा है, ताकि डाटा को अच्छे और सेफ तरीके से स्टोर किया जा सके। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, 2016 में इसको बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग में है, चाइना के अंदर, और इसके प्रेसिडेंट हैं जिन लिक्विन।
नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने एक रोड मैप बनाया है ऑनलाइन स्टोरेज मैनेजमेंट के लिए। तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। तो एक ऑनलाइन पोर्टल बन जाएगा, या आप कह सकते हो ऑनलाइन स्टोरेज मैनेजमेंट एक सिस्टम बन जाएगा, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जितना भी स्टोरेज ग्रेन्स को स्टोर करने का उनके पास डाटा है वो सारा एक पोर्टल के अंदर डाल देंगे। इससे क्या होगा, पता लग जाएगा कि कहाँ पे जगह खाली पड़ी हुई है, कहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं और कितना पैदा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पता लग जाएंगी और कहाँ पे लीकेज है वो भी पता लग सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पीयूष गोयल जी के अंडर आता है। पीयूष गोयल जी करंटली राज्यसभा के मेंबर हैं और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है महाराष्ट्र। नेक्स्ट, एस्ट्रोनॉमर्स ने एक पोटैटो शेप्ड, एक आलू की शेप का जो है वो एक्सोप्लैनेट जो है वो ढूंढा है, जिसका नाम है वेस्प 103b। तो सिर्फ इतना ही याद रखें, क्योंकि 2014 में भी इसके होने के प्रमाण जो है वो मिले थे, अब भी जो है वो दोबारा से मिले हैं। और ये हरक्यूलिस कॉन्स्टिलेशन के अंदर मिला है, जिसका 1800 लाइट ईयर्स जो है वो डिस्टेंस बचाया जाता है पूरे सोलर सिस्टम से। तो इसका जो प्लैनेट साइकिल है वो 22 दिन का है, जबकि पूरी धरती का जो प्लैनेट साइकिल है वो 365 दिन का, मतलब एक साल बनता है, इसका 22 घंटे में हो जाता है पूरा। नेक्स्ट, G20 का पीपल्स क्लाइमेट वोट 2021 एक रिपोर्ट आई है, जिसमें 67 और 67% इंडिया के यूथ ने कहा है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक ग्लोबल इमरजेंसी है। तो ये बहुत बड़ा डाटा है कि जो 18 से नीचे नीचे हैं उनसे एक सर्वे करवाया गया, उसमें 67% पॉपुलेशन ने कहा है कि जो क्लाइमेट चेंज है ग्लोबल इमरजेंसी है, इसको ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जबकि अगर 18 से ऊपर ऊपर ले जो अडल्ट हैं उन्होंने कहा है 58% ने कि ये ग्लोबल इमरजेंसी है। और यूके जैसी कंट्रीज, फ्रांस जैसी, कनाडा, जर्मनी जैसी कंट्रीज ने कहा है कि हमें बर्निंग फ्यूल, जो फ्यूल हम बर्न करते हैं उसको रोकना पड़ेगा, हमें जो है उसके ऊपर जो है वो काम करना होगा, हमें दूसरे तरीके जो है वो ढूंढने होंगे। तो इस तरह का एक सर्वे जो है वो किसने किया, दो ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसको जो है वो लॉन्च किया है। और पूरी रिपोर्ट का जो नाम है वो क्या है, G20 पीपल क्लाइमेट वोट 2021 रिपोर्ट, इसको याद रखना है। अब आते हैं 22 जनवरी 2022 का क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था सेंट्रल ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक जो है वो परमानेंटली मुंबई कब शिफ्ट किया गया। तो आपको पता ही है कि 1 अप्रैल 1935 1935 को आरबीआई को बनाया गया था। 1934 में आरबीआई का एक्ट आया। तब जब इस्टेब्लिश किया गया था तो कलकत्ता में किया गया था। आपको पता है कि कलकत्ता हमारा मेन सेंटर रहा है स्टार्टिंग से, तो कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन 1937 में इसको परमानेंटली कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया, मुंबई में। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है कि बीएफएस का मतलब क्या है, बैंकिंग और इकोनॉमी के अंदर बीएफएस का मतलब क्या है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़े और मुझे आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। लेकिन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी के अभी। और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा, लेकिन लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे, हमेशा खुश रहेंगे स्माइली की तरह। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।